Hey everyone, welcome to the Story Spectrum, the place where we dive deep into the worlds of movies and novels. Whether you are a film buff or a bookworm, you are at the right spot. So let's jump into today's story. अगर आपको लगता है कि आपने दिमाग घुमा देने वाली साई-फाई मूवीज देखी है, तो रुक जाइए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, वो एक ऐसी मूवी की है जो साइंस और इमोशंस को जितने ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करती है कि आपका दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे। एक बाप जो अपनी बेटी से दूर हो जाता है, एक सफ़र जो एक ब्लैक होल के अंदर तक ले जाता है, और एक एंडिंग जो समझने के लिए भी दिमाग की हद से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में एक ऐसा राज होता है जो सिर्फ कुछ ही लोगों ने समझा है। आपको अगर पूरा समझना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो इंटरस्टेलर का पूरा मतलब बदल सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपकी सोच के सारे बाउंड्रीज को तोड़ देगा। मैनकाइंड वॉज बॉर्न ऑन अर्थ, इट वॉज नेवर मेंट टू डाई हियर। क्रिस्टोफर नोलन की मास्टरपीस इंटरस्टेलर एक ऐसी कहानी है जो स्पेस ट्रैवल, टाइम डायलेशन, ब्लैक होल और ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करती है। ये कहानी कूपर, एक एक्स नासा पायलट की है जो एक मिशन पर जाता है एक नए घर की तलाश में, क्योंकि धरती तबाह हो रही है। लेकिन इस सफ़र में टाइम, फिज़िक्स और इमोशंस का ऐसा खेल होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी 21st सेंचुरी में सेट है, जिसमें क्लाइमेट चेंज, स्टॉर्म्स और क्रॉप फेलियर की वजह से ह्यूमंस का सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। दुनिया का फूड सप्लाई कम होता जा रहा है। पहले वीट और ओकरा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और अब सिर्फ कॉर्न बचे हैं। डस्ट स्टॉर्म्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि लोग मास्क पहनकर घूमते हैं। गवर्नमेंट ने नासा और स्पेस प्रोग्राम्स को बंद कर दिया है, क्योंकि अब सिर्फ खाने का इंतज़ाम करना ही प्रायोरिटी है। कूपर, जो एक नासा का एक्स पायलट और इंजीनियर है, अब एक फार्मर बन चुका है। वो अपनी बेटी मर्फ और बेटा टॉम के साथ रहता है। मर्फ एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है जो अपने रूम में एक घोस्ट की प्रेजेंस महसूस करती है। मर्फ को लगता है कि उसके बुकशेल्फ से किताबें खुद ब खुद गिर रही है। वो लोग जहाँ रहते थे, वहाँ धूल की आंधी का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसे ही आंधी के दिन कूपर जब उस बुकशेल्फ के कमरे में पहुँचता है, तो वो देखता है कि धूल से उस ज़मीन पर एक खास पैटर्न बना हुआ है। तो उसे समझ आता है कि एक इनविजिबल फोर्स है जो उन्हें कुछ सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहा है। कूपर इसे साइंटिफिकली एनालाइज करता है और देखता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स बाइनरी कोड के फॉर्म में एक लोकेशन का सिग्नल दे रहा होता है, जहां नासा का एक सीक्रेट बेस है। कूपर और मर्फ नासा के बेस तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें प्रोफेसर ब्रैंड मिलते हैं। ब्रैंड कूपर को समझाते हैं कि धरती का वक्त अब खत्म हो रहा है और नासा के पास सिर्फ दो प्लान्स हैं। प्लान ए, एक ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व करनी है जो ह्यूमंस को एक नए स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर देगा। इसमें अभी डॉक्टर ब्रैंड काम कर रहे हैं। और प्लान बी, एस्ट्रोनॉट्स को एक वार्म होल के थ्रू नए गैलेक्सी में ऑलरेडी भेजा गया है, जहां वो ह्यूमंस के रहने लायक प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं। और अगर उन्हें ऐसा प्लैनेट मिले तो एंड्योरेंस यान कुछ फर्टिलाइज्ड ह्यूमन एम्ब्रायस को अपने साथ ले जाएगा और वहाँ एक नए मानव सभ्यता की शुरुआत होगी। अब जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बता दूं कि वार्म होल क्या होता है। एक वार्म होल एक शॉर्टकट होता है जो स्पेस और टाइम को बेंड करके दो गैलेक्सीज को जोड़ता है। नॉर्मली दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचने में हज़ारों साल लगते हैं, लेकिन वार्म होल की वजह से ये सिर्फ कुछ महीनों में हो सकता है। नासा को सैटर्न के पास एक वार्म होल मिला है जो हायर डायमेंशनल बीइंग्स ने बनाया है। ये वार्म होल एक नए गैलेक्सी को जोड़ता है जिसमें तीन पॉसिबल प्लैनेट्स हैं, जहां से नासा को एस्ट्रोनॉट्स द्वारा भेजे गए सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो अब नासा एक नया मिशन स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है एंड्योरेंस। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उन तीन प्लैनेट्स में जाके देखना होगा कि कौन सा ह्यूमंस के रहने के लिए सबसे बेहतर है। कूपर ये मिशन लीड करेगा और उसके साथ होंगे डॉक्टर एमिलिया ब्रैंड, जो प्रोफेसर ब्रैंड की बेटी है,
दोयल, रोमिली और टर्स, एक एआई रोबोट जो काफ़ी फ़नी और इंटेलिजेंट है। कूपर मर्फ से वादा करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन मर्फ उसे रोकने की कोशिश करती है और कूपर फिर भी चला जाता है। टीम एंड्योरेंस स्पेसशिप में सैटर्न तक पहुंचती है और वार्म होल में एंटर करती है। वार्म होल एक गोल स्फीयर की तरह दिखता है। एमिलिया हाथ बढ़ाकर किसी इनविजिबल एंटिटी से हैंडशेक करती है, जो एक 5D बीइंग का सिग्नल है। वार्म होल क्रॉस करने के बाद वो एक नए गैलेक्सी में पहुंचते हैं, जिसमें 3 प्लैनेट्स हैं: मिलर्स प्लैनेट, मैन्स प्लैनेट और एडमंड्स प्लैनेट। मिलर्स प्लैनेट एक वाटरी प्लैनेट है जो एक ब्लैक होल के पास है। मैन्स प्लैनेट एक आइसी प्लैनेट है जो सपोजिटली हैबिटेबल है। और एडमंड्स प्लैनेट, इसके बारे में डेटा कम है लेकिन प्रॉमिसिंग लगता है। मिलर्स प्लैनेट गार्गंटुआ ब्लैक होल के बहुत नज़दीक है। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि टाइम स्लो हो जाता है। इसे साइंस की भाषा में टाइम डायलेशन बोलते हैं। यहाँ 1 घंटे का मतलब है धरती पर 7 साल। अब टीम लैंड करती है और सिर्फ पानी देखती है, लेकिन तभी एक ह्यूज सुनामी आता है। दोयल इस सुनामी में मर जाती है और टीम भी बेयरली बचता है। जब वो एंड्योरेंस पर वापस आते हैं तो रोमिली की उम्र 23 साल बढ़ चुकी थी। मर्फ अब एक एडल्ट बन चुकी है और अपने फादर से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने वापस लौटने का वादा तोड़ दिया था। अब एंड्योरेंस में बचे हुए ईंधन से वो बाकी बचे 2 में से बस एक प्लेनेट पर ही जा सकते हैं। अब क्योंकि मैन अपने प्लेनेट से लगातार सिग्नल भेज रहा था, तो वो लोग वही जाने का प्लान बनाते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स मैन्स प्लैनेट में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैन झूठ बोल रहा था। उसने फेक डेटा भेजा था क्योंकि वो अकेला मरना नहीं चाहता था। मैन कूपर को मारने की कोशिश करता है और खुद स्पेसशिप लेकर भागता है, लेकिन वो डॉक गलत करता है और एक्सप्लोशन हो जाता है। कूपर और ब्रैंड एक हाई स्पीड डॉकिंग मैनोवर से एंड्योरेंस को बचाते हैं। अब डॉक्टर मैन की वजह से एंड्योरेंस स्पेसशिप डैमेज हो चुकी थी। कूपर और एमिलिया गार्गंटुआ के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें एडमंड्स प्लैनेट तक पहुंचने के लिए अपना वेट कम करना होता है। कूपर और टर्स अपने आप को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेते हैं और अपने स्पेसशिप को गार्गंटुआ ब्लैक होल के अंदर डाल देते हैं। अब मैं बता दूं, ब्लैक होल के अंदर जाने पे क्या होता है। ब्लैक होल के अंदर जाने का मतलब मरना नहीं होता, बल्कि एक अलग फिजिकल रियलिटी में एंटर करना होता है। जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोई ब्लैक होल के अंदर गिरता है, टाइम इनफाइनाइटली स्लो हो जाता है। अब ब्लैक होल के अंदर जाने से कूपर एक 5D स्पेस में पहुंच जाता है, जिसमें टाइम एक फिजिकल डायमेंशन बन जाता है। अब वो मर्फ के बुकशेल्फ के पीछे पहुंच जाता है और उसे अपना पास्ट देखने का एबिलिटी मिलता है। उसे समझ आता है कि मर्फ के रूम में जो घोस्ट था, जो किताबें गिरा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद कूपर था। यही वो मोमेंट है जब पूरी कहानी एक टाइम लूप में बंध जाती है। अब यहाँ मैं बता दूँ, टाइम एज अ फिजिकल डायमेंशन, इसका मतलब क्या होता है। हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन हायर डायमेंशनल बीइंग्स जो ह्यूमंस के फ्यूचर वर्जन्स हो सकते हैं, वो 5D में टाइम को एक जगह पर फिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब कूपर किसी भी पास्ट मोमेंट को फिजिकली देख सकता है। कूपर देखता है कि मर्फ अपनी छोटी उम्र में बुकशेल्फ पर गिरती हुई किताबें देखती थी। ये किताबें कूपर नहीं गिराई थी, ग्रेविटी वेव्स का यूज़ करके। कूपर मॉर्स कोड के थ्रू स्टे लिखने की कोशिश करता है ताकि मर्फ उसे रोक सके, लेकिन मर्फ वो समझ नहीं पाती। अब कूपर को एक और तरीका सूझता है। उसे प्रोफेसर ब्रैंड के ग्रेविटी इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड डेटा मर्फ को भेजनी होगी। अब यहाँ मैं बता दूँ, नासा का पूरा प्लान ए ग्रेविटी के कंट्रोल पर बेस्ड था, लेकिन प्रोफेसर ब्रैंड कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सके क्योंकि उनके पास ब्लैक होल के अंदर का डेटा नहीं था। कूपर ये डेटा ब्लैक होल के अंदर से अब मर्फ को भेज सकता था। वो टर्स रोबोट की मदद से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है और उसे मर्फ के वॉच में एनकोड कर देता है, मॉर्स कोड के फॉर्म में। मर्फ फाइनली समझ जाती है कि वॉच के हैंड्स का मूवमेंट एक कोड है। वो ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व कर लेती है
और नासा को एक न्यू स्पेस स्टेशन क्रिएट करने का तरीका मिल जाता है, जिसका नाम होता है कूपर स्टेशन। ह्यूमैनिटी अब बच सकता है। इस बीच कूपर ब्लैक होल की सिंगुलरिटी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी 5D बीइंग्स यानी फ्यूचर ह्यूमंस उसे निकाल देते हैं। वो सैटर्न के पास स्पेस में जगता है एक नए होम कूपर स्टेशन पर। टर्स भी बच जाता है और कूपर को मिलता है। मर्फ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है और वो एक हॉस्पिटल के बेड पर सोई होती है। कूपर उससे मिलने जाता है, लेकिन मर्फ उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसे एमिलिया को ढूंढना चाहिए। ये एक इमोशनल सीन होता है। मर्फ का पूरा परिवार है, उसकी अपनी फैमिली है, लेकिन कूपर सिर्फ एक याद बन के रह चुका है। मर्फ कूपर से कहती है एक बेटी का फर्ज है कि वो अपने पिता को जाने दे। कूपर एक स्पेसशिप में बैठता है और एडमंड्स प्लैनेट की तरफ निकल पड़ता है। उसे एमिलिया को ढूंढना है। एमिलिया वहाँ अकेली एक नए घर की शुरुआत कर रही होती है। उसका हेलमेट उतरते ही हम देखते हैं कि वो सरवाइव कर सकती है। कूपर उसके पास पहुंचने के लिए स्पेस में चला जाता है। मूवी यहीं पर एंड होती है। अब मैं आप लोगों के लिए इंटरस्टेलर की एंडिंग एक बार समराइज कर देता हूँ। तो एंड में हम देखते हैं कि टाइम लूप कंप्लीट हो गया है। जो घोस्ट मर्फ को सिग्नल्स भेज रहा था वो कूपर ही था। मर्फ ने ग्रेविटी इक्वेशन को सॉल्व किया और फ्यूचर में कूपर स्टेशन क्रिएट हुआ। जो हायर बीइंग्स 5D स्पेस को कंट्रोल कर रहे थे वो शायद ह्यूमंस के इवॉल्व्ड डिसेंडेंट्स थे, जिन्होंने कूपर को बचाया। उन्होंने ही इंटेंशनली कूपर को ब्लैक होल में जाने दिया ताकि वो मर्फ को ग्रेविटी इक्वेशन के डेटा भेज सके। मर्फ की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कूपर की नहीं। मर्फ अपनी लाइफ जी चुका है, लेकिन कूपर का सफ़र अभी बाकी था। वो अब भी होप करता है कि एमिलिया के साथ एक नए घर की शुरुआत कर सके। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप कौन सा नोवेल या मूवी समझना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।